नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कोरोना से जुड़ी एक चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैनिक फैलाएं या आपको हम डर में डालें, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये समझते हैं कि अव्यवस्थाओं को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। और कोरोना काल में ये अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं शवों को लेकर। जी हाँ, जगह जगह ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है आप तक भी ये वीडियोस पहुंचे होंगे कि किस तरह से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अब शवों का अंतिम संस्कार करने लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ये अव्यवस्था ही है, क्योंकि शवों का अगर दाह संस्कार करने में लोगों को परेशानी आ रही है, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वहां पर व्यवस्था नहीं है प्रॉपर सरकार की तरफ से या प्रबंधकों की तरफ से, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बहुत सारे वीडियो वायरल ऐसे हो रहे हैं जिसमें परिजन परेशान है कि वो जाए तो जाए कहां, शवदाह वो जा नहीं सकते, उनके साथ एक तरह से शवों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं। हम जानते हैं डर चारों तरफ है, लेकिन शव और जो मृतक हैं उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को हम समझते हुए ये खबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई से ये तस्वीरें आना चिंताएं बढ़ाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शवों को जलाने के लिए शमशान घाट में 6 से 16 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी शवों को जलाने के लिए शमशान घाटों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोग वहां पर परेशान हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार तो शवों को देने से और उनकी सुध लेने से भी डिनाई किया जा रहा है। इसकी वजह से मृतकों के परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक वीडियो ट्वीट करके बताया कि मुंबई में शवों को जलाने के लिए वेटिंग हो रही है और दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। तो कोरोना काल में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है। शवों के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, दाह संस्कार के लिए बुकिंग नहीं मिल पा रही है, लंबी लंबी कतारें बुकिंग के लिए लग रही हैं। और मुंबई में तो दाह संस्कार के लिए 6 से 16 घंटे की वेटिंग है। और कई जगह पर तो ये अव्यवस्थाओं का ये आलम है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई किट है शवों के लिए। परिजन जो है दर दर भटक रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास किट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उन शवों को दाह संस्कार करने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं करने का इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाने का, इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि आप डरें, लेकिन अव्यवस्थाएं जो हैं उनको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त चलूंगा मेरे सहयोगी सुबोध के पास, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, 6 से 16 घंटे की लंबी बुकिंग, वो भी शवों के दाह संस्कार के लिए। बिल्कुल दीपक, मुंबई की जो हम बात कर रहे हैं, मुंबई में सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि पहले मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाता हूँ कि मुंबई के जो बीएमसी है उसके अंडर में करीब 49 जो है क्रेमेटरी है, मतलब दाह संस्कार करने की, जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, शवदागृह हैं। और 20 प्राइवेट शवदागृह हैं, मतलब टोटल 69 शवदागृह जो है वो मुंबई में मौजूद है। जैसी कि जानकारी बीएमसी से आती है कि तकरीबन जब तक ये कोविड-19 का संक्रमण नहीं था, उससे पहले तकरीबन रोज के हिसाब से एक शव जो है उसका दाह संस्कार हुआ करता था। महीने में करीब 30 के आसपास शवदागृह शव जो है उनका दाह संस्कार हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे बीमारी जो संक्रमण बढ़ा, आंकड़े बढ़े, उसके बाद जो दबाव आया है वो आप ये समझिए 10 से 12 गुना ज्यादा आ गया है। उसकी वजह से सारी लाइन लगना, लोगों की लाइन लगना और इंतजार, लंबा लंबा इंतजार करना, और उसी इंतजार के चक्कर में ही ये पूरी अव्यवस्था फैल गई है। बीएमसी का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो शव जो है, क्योंकि सबसे बड़े पहले समस्या ये हुआ करती थी कि ज्यादा लोग आते थे, भीड़ आती थी, एक शव के साथ बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें थी, कर्मकांड हुआ करते थे। तो उनको जल्द से जल्द खत्म करके इसको कोशिश की जा रही है कि कम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष ने भी ये आरोप लगाया है महाराष्ट्र सरकार पे कि जो शव जो है वो इन सारी अफरा तफरी में, जो हॉस्पिटल में भी शवों के गायब होने की भी बहुत सारी खबरें आ रही। अभी करीब 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि कांदीवली के एक हॉस्पिटल से अचानक एक शव गायब हो जाता है और वो बोरीवली स्टेशन पे पाया जाता है, जिसके बाद
काफी अफरा तफरी होगी। उसी के बाद ही बीजेपी के जो नेता किरीट सोमैया उन्होंने संज्ञान लिया, यहाँ तक कि वो राज्यपाल से भी आज मिलने गए। निश्चित तौर पे मौतों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से जो शवदाह हैं वो अपने आप में पशुपेश में फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे कोई मुकम्मल एक सलूशन, कहीं ना कहीं एक निकालना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। बिल्कुल सुबोध, मेरे साथ दिल्ली से समीर भी जुड़ गए हैं। देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। पहला, शवदाह गृहों में अगर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, यह सवाल तो उठता ही है। लेकिन दिल्ली में अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या मरीजों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है? जो लोग मरीज जिनकी दुखद मौत हो जा रही है कोरोना के चलते, क्या उनकी तादाद को छिपाया जा रहा है? कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ अजय माकन जो दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके सवाल या निशान लगाए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि जब मृत्यु दर ज्यादा है और छुपाई जा रही है, अजय माकन तो यह कह रहे हैं कि 2098 कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुए हैं दिल्ली में, लेकिन दिखाया जा रहा है दिल्ली में 984 मौतें। इसी तरह से कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया है उसमें शवदाह गृह का उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दर्जनों शव जल रहे हैं और सवाल भी वो उठा रहे हैं इस पर कि केजरीवाल सरकार क्या शवों के आंकड़े, मृतकों के आंकड़े छिपा रही है। तो अव्यवस्थाओं की बात भी है और साथ ही साथ कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या छिपाने का भी अब आरोप सरकारों पर, खासतौर पर दिल्ली सरकार पर लग रहा है। समीर दीक्षित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से, वो बताएंगे कि किस तरह का अव्यवस्था का आलम है। खुद समीर निगम बोध घाट के बाहर मौजूद हैं और वो वहां का हाल आपको बताएंगे। जी समीर। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पूरी स्थिति बनी है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने स्यू मोटो लेते हुए यानी कि खुद से संज्ञान लेते हुए आज अहम सुनवाई करी है। और इस सुनवाई में दिल्ली सरकार को लताड़ा है कि जिस तरीके से लाशों के साथ में यानी कि जो दाह संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है, उसको सही तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। निगम बोध घाट है, ये शमशान घाट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एम्बुलेंस खड़ी है, शव यहाँ पर मौजूद है और इंतजार हो रहा है अपने नंबर का कि जब इनका नंबर आएगा, शव का नंबर आएगा, उसके बाद जाकर के वो दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ये तस्वीर लगभग हर शमशान घाट पे कुछ इसी तरीके से है। हालांकि निगम बोध घाट में वो जो लंबी कतार है वो आपको इसलिए कम नजर आ रही है क्योंकि एक व्यवहारिक दिक्कत मैं आपको बता दूं दीपक कि अब अलग अलग शमशान घाट में हो क्या रहा है कि सबके पास एक लिस्ट होती है कि कौन किस अस्पताल से आए हुए शव को ही, यानी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है तो किस अस्पताल से आया हुआ शव को ही वो स्वीकार करेंगे और किसका वो दाह संस्कार करेंगे। यूं तो निगम बोध घाट पे 12 अस्पतालों को लिस्ट है, जहां पे 12 अलग अलग अस्पताल जैसे एम्स, गंगाराम, LNJP, BLK हॉस्पिटल, ऐसे करीब 12 अस्पताल है जहां से अगर शव आता है तो उनको स्वीकार करना होगा और यहां पे दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। लेकिन व्यवहारिक दिक्कत आपको बता रहा हूं कि यहां पर 12 अस्पतालों से आए हुए शवों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। करीब 4 या 5 ही ऐसे अस्पताल है जिसमें LNJP प्रमुख है, जिनके यहाँ से जो शव आए हैं उनको स्वीकार करके दाह संस्कार किया जा रहा है। यही वजह है कि थोड़ा आपको यहाँ पे लोड कम नजर आएगा। लेकिन कई और दिल्ली के ऐसे अलग अलग शवदाह गृह हैं जैसे कि पंजाबी बाग में है, जहाँ पे आपको एक लंबी कतार भीड़ नजर आएगी और वहां पर लोगों को कई जगह पे 15 घंटों से लेकर के तकरीबन 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए। ये है व्यवहारिक दिक्कत। दूसरी बात क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च अदालत ने आज जो पूरे मामले की सुनवाई करी है उसमें तमाम लापरवाहियों का जिक्र किया है। इसके साथ ही जो अब परिजन सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अपनी दुख, अपनी पीड़ा और अपनी दिक्कतों को सामने ला रहे हैं, उनका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में लापरवाही हो रही है। दिल्ली सरकार इस पूरे कोरोना मामले में जो जिस तरीके से टेस्टिंग का दायरा घटा है तो उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि शवदाह के साथ में यानी कि दाह संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी गंभीरता से पूरा नहीं कर रही है। और इसी को लेकर के दिल्ली सरकार को लताड़ा है और अगले सुनवाई पर जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार को कहा गया है, यह आदेश दिया गया है। जी दीपक।
ऑल राइट समीर जी, समीर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए, और सुबोध आपका भी। तो कुल मिला के जैसा समीर बता रहे थे, आपको पूरी खबर बता दें कि दिल्ली में दरअसल कोरोना का जो लगातार बढ़ता हुआ मामला है, दायरा है, लगातार खराब जो स्थिति हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज सुनवाई हुई थी, जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में हालात चिंताजनक हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि दिल्ली में टेस्टिंग क्यों कम हो रही है। साथ ही अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी सरकार को फटकार लगी है, और दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है वो काफी दुख देने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। ये सरकारों का वो दावा की पोल खोलती है जिसमें सरकारें कह रही हैं कि नहीं साहब, हमारी तरफ से तो व्यवस्थाएं पूरी हैं, हमारी तरफ से तो सरकारों अस्पतालों में बेड्स पूरे हैं, हम तो शवों के लिए भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखे हुए हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चिंता जाहिर कर रहा है, फटकार लगा रहा है, जवाब देने को कह रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मनोज इस वक्त मौजूद हैं, और डॉक्टर मनोज हमारे साथ लगातार बहुत सारे मसलों पर अपनी राय भी जाहिर करते रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर के। उनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता कितनी गंभीर है। सर, कितना गंभीर आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस चिंता को? एक तरह से सरकारी दावों की पोल खोलती है कि आप कहते हैं कि बेड्स हैं, आप कहते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को आपको फटकार लगानी पड़ रही है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है, और मैं तो उन्होंने जो भी कहा है, मैं तो दिल्ली में रह के बता सकता हूँ कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। और मैं एडमिट करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल सक्षम नहीं हो पा रहे हैं इस तरह से, जिस तरीके से केस बढ़ता जा रहा है उसको हैंडल करने में, और इसकी तैयारी हमारी कमजोर थी। ये अब सामने उभर के आ रहा है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब मैंने पहले भी आपको कहा था कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए, उस समय सडनली कौन सी एक थॉट आ गई इन लोगों में कि टेस्टिंग को कम कर देना चाहिए। टेस्टिंग क्यों कम करना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। टेस्टिंग इन्होंने कम की, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कम्युनिटी में घूमे, स्पेशली अनलॉक 1 के बाद जो सडनली इतना सर्ज आया है, उसका कारण ये भी हो सकता है। दूसरी चीज की जो व्यवस्था की बात करते हैं, अगर आप देखिए नेशनल एवरेज मोर्टेलिटी जो है कोविड-19 की, दिल्ली में मोर्टेलिटी ज्यादा है, 3% के आसपास है, जबकि एवरेज 2.8 के पास है। तो यहाँ पे हमें और जो चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो हमने किया नहीं। बेसिकली हमने किया नहीं। हम तो ये मानते कि हम लोगों ने इसकी तैयारी ठीक नहीं की। और जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, जो बोलते हैं कि 4000 बेड्स खाली है, जो भी सरकार दावा करती है, जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं जहाँ के लोग गेट से बाहर जा रहे हैं, एक भी बेड रखने की जगह नहीं। तो ऐसी क्या वजह है कि लोग सरकारी अस्पताल में जाने से नहीं चाह रहे हैं, नहीं उनकी इच्छा है सरकारी अस्पताल में जाने की। दूसरी चीज कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ बेड से अरेंज करने की बात नहीं है, और भी लॉजिस्टिक्स हैं। डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, उतनी नर्सेज कहाँ से आएंगी? बेड बढ़ाना ही एक, मुझे नहीं लगता है कि एक ये समाधान है। बेड बढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहाँ से आपको मिलेंगे। अभी कल मैं देख रहा था एमसीडी के कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो हमें केवल बेड्स को बोलने से भी नहीं होगा। अगर हम बेड्स क्रिएट कर भी लेते हैं, आप बुरारी में जहाँ पे ये समागम होता है निरंकारी। डॉक्टर मनोज, क्या आप मानते हैं केजरीवाल सरकार पर जो बार बार आरोप लग रहा है डॉक्टर मनोज, कि भाई आप ठीक है, आपने टेस्टिंग कम कर दी अचानक से, आप जो है आईसीएमआर की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं, और आपने कहा कि उसके पीछे लॉजिक जो है बहुत कमजोर है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि आंकड़ों को कम दिखाने के लिए, आंकड़ों के साथ छेड़खानी करने के लिए ये टेस्टिंग कम की जा रही है? नहीं, देखिए, इसका एक वजह तो सीधा इंटरप्रिटेशन यही होता है। आज कोई भी आदमी सोचेगा तो इस तरीके से जरूर सोचेगा कि अगर हम पॉजिटिव टेस्ट करेंगे तो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। तो पहला तो मुझे लगता है यही, और कोई वजह साइंटिफिक रीजन मुझे नहीं लगा कि टेस्टिंग कम करने से कोई फायदा होने वाला है। और जब जो भी कंट्रीज, जैसे हम लोग हमेशा साउथ कोरिया का एग्जांपल देते हैं, साउथ कोरिया में आप देखिए, साउथ कोरिया ने टेस्टिंग करके ही उसको इतना कंट्रोल किया। जो भी न्यूजीलैंड आज कोविड फ्री हो गया, सब लोगों ने टेस्टिंग पे जोड़ दिया। तो हमारी सरकार क्यों टेस्ट को नहीं प्रमोट कर रही है? क्यों प्राइवेट लैब्स को बैन किया गया? क्यों इतने, मतलब समझिए, टेस्टिंग प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स या
जटिल बना दिया गया कि आम आदमी टेस्टिंग करने के लिए 4 अस्पतालों में चक्कर लगा रहा है। मुझे लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है कि अगर हम किसी बीमार से हैं, सस्पेक्टेड हैं, तो हम उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम अस्पताल पे जाएं और किसी भी लैब को, हर अस्पताल पे दबाओ, हर लैब पे दबाओ कि आपको इतने नंबर्स ऑफ टेस्ट की करने, ये टेस्ट कम करने की तो मुझे आज तक कोई वजह समझ में नहीं आई। बिल्कुल, और इसी बात पर, इसी रवैये पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रिया डॉक्टर मनोज इस तमाम बातचीत के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार अब सवालों के घेरे में, लगातार सवाल के घेरा जो है ये कसता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि कई दूसरे राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को कहा है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हो रही हैं, सवाल उठना लाजमी है। और इस बीच जो कहा जा रहा था कि क्या दिल्ली में वाकई में लॉकडाउन बढ़ने वाला है, सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन गई है। खबरें ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और 14 से 21 दिन के लॉकडाउन का उन्होंने एक तरह से रिकमेंडेशन दिया है। तो अब उस पर स्थिति क्लियर की है खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी फिर से लॉकडाउन लाने का कोई विचार नहीं है। हाँ, अब वो एमसीडी पर जरूर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि एमसीडी मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैला रही है। ये अब एक तरह से ब्लेम गेम पर सरकार उतर आई है, जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे थे खुद कुछ दिन पहले कि ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, हमें मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। एलजी साहब जो कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौत के आंकड़ों को छिपाने या उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या उस पर भ्रम फैलाने के लिए एमसीडी को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, सरकार का, दिल्ली सरकार का यह कहना है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यह फिलहाल बयान आया है। और ठीक जैसे दिल्ली को लेकर कंफ्यूजन था, उसी तरह का कंफ्यूजन मुंबई में भी था। याद कीजिए, हमने आपको खबर भी दिखाई थी और आपको भी मालूम है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब संबोधन था उनको साफ तौर पर कहना था कि अगर मामले नहीं रुके तो हम लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से सफाई आ गई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। तो एक तरह से महाराष्ट्र में भी और मुंबई में भी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो अटकलें चल रही थी उन पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि अब मुंबई में फिर से लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, कल हमारे शो आपकी खबर आपका फायदा में भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी नहीं है, इसलिए नहीं लगाएगा। अब उसकी पुष्टि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर दी है। सीएम ने लोगों से हालांकि नियम का पालन करने की सलाह जरूर दी है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कोरोना मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है, 1 लाख पहुंचने वाली है। और मुंबई की बात करें तो वुहान को कब का पीछे छोड़ चुका है मुंबई, और अब 54,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं और 24 घंटे में 57 लोगों की मौत हो चुकी है मुंबई में। तो ये आंकड़ा डराने वाला। लेकिन इस बीच जो कंफ्यूजन था लॉकडाउन को लेकर, उस पर एक क्लैरिटी सरकार ने दे दी है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में लॉकडाउन अब नहीं बढ़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर, अनलॉक 1 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये बातचीत फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से ये बातचीत होगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस चर्चा में मुख्यमंत्री तो होंगे ही, प्रधानमंत्री तो होंगे ही, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, इसके अलावा राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव होंगे, वहां के डीजीपी शामिल होंगे। तो एक तरह से अनलॉक 1 को लेकर तैयारियों का और उसके असर का न सिर्फ जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि आगे का रोड मैप क्या हो, ये भी, इस पर भी एक बड़ा मंथन हो सकता है राज्यों के साथ। मुख्यमंत्री 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। अनलॉक 1 जब से लगा है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रत्यक्ष बातचीत मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं हुई है। ये पहली बातचीत होगी अनलॉक 1 के बीच में, और इसमें वो न सिर्फ स्थिति का जायजा लेंगे बल्कि आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है
कि राज्यों को ही अब आगे का रोड मैप तय करना है। तो रोड मैप का जायजा भी लेंगे और आगे किस तरह से बढ़ा जाए कोरोना के साथ, इस पर एक बड़ा मंथन हो सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी 16 और 17 तारीख की दोपहर 3 बजे को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह महत्वपूर्ण बातचीत होगी। और आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। हम लगातार आपको इस खबर के बारे में अपडेट देते रहे थे और कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर इस बैठक से उभर कर सामने आई है। क्या ये राहत मिली है, इसके अलावा और क्या फैसले हुए हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका यादव जुड़ रही हैं। मोनिका, बताइए क्या रहा आउटकम आज की मीटिंग का? जी, आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने ट्रेडर्स को लेट फी से रिलेटेड बहुत बड़ी राहत दी है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है और अगर उन्होंने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 के पीरियड के लिए, तो उन पर कोई लेट फी नहीं लगेगी। साथ ही ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है उन पर जो अब मैक्सिमम लेट फी लगेगी जीएसटीआर 3B रिटर्न्स पर, वो अब 500 रुपए तक लगेगी और ये सभी रिटर्न्स पर लागू होगा जो जुलाई 1, 2020 से लेकर सितंबर 30, 2020 तक फाइल की जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि छोटे टैक्स पेयर्स को लेट जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो जुलाई 6, 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद 9% की दर से उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सितंबर 30, 2020 तक। आपको बता दें कि पहले ये जो इंटरेस्ट रेट था वो 18% था, तो अब उन्होंने उसको हाफ कर दिया है। इसके अलावा ऐसे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर दिया जाएगा मई, जून और जुलाई के लिए, अगर वो सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने प्रेस जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने बोला कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई थी, पर उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया और अभी वो फुटवेयर और फर्टिलाइजर पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जीएसटी रेट कट पर भी आज कोई चर्चा नहीं हुई और अगर स्टेट कॉम्पनसेशन की हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो बैठक में होगा। जी ठीक है, रेट कट पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कारोबारियों के लिए एक अच्छी राहत है कि जीएसटी लेट फीस में कम से कम कटौती का फैसला किया है, एक फौरी राहत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो नील जीएसटी वाले हैं उनकी तो लेट फीस पूरी तरह से माफ करने का फैसला हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका इस तमाम जानकारी के लिए।